Today's topic is कैनाल हाइड्रोलिक्स और कैनाल इरिगेशन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कैनाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करता है, क्या करता है और कितने टाइप की कैनाल्स होती है, कैनाल पानी कहाँ से उठाती है और कैसे सप्लाई करती है फील्ड्स में, उसके बारे में अपन इस कैनाल इरिगेशन के अंदर पढ़ेंगे। ये भी एक सिविल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे पूरे पे अपना एक डिपार्टमेंट चलता है राजस्थान का, WRE डिपार्टमेंट। WRE डिपार्टमेंट में कैनाल रेगुलेशन वर्क और कैनाल से रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं वो सारे वर्क्स इसके अंदर किए जाते हैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी वर्क्स। द डिस्ट्रीब्यूटरी वर्क्स आर द कंस्ट्रक्शन वर्क्स मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन वाटर एफिशिएंटली। मतलब एक कंस्ट्रक्शन वर्क है जो इरिगेशन वाटर को एफिशिएंटली सप्लाई कर सकें। इट कंसिस्ट ऑफ मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, It consists of main canal, branch canal, distributaries, which are construction for distributing the water uniformly over the area to be irrigated and also to fulfill the water requirement of crops. Canals should be constructed parallel to the watershed of the area in order to minimize the construction of cross drainage work and thus reducing project cost. The irrigation water is converted from the reservoir to flow through an open channel of trapezoidal shape known as canal. The canal may be excavated on or constructed in embankment. It is the cheapest mode of conveying water. मतलब ये सबसे सस्ता पानी सप्लाई करने का एक तरीका है कैनाल के थ्रू। फिर है इसके इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट है इरिगेशन कैनाल आर यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर फ्रॉम अ रिवर फ्लोइंग एट अ फार ऑफ डिस्टेंस टू द एरिया सिचुएटेड इन इट कमांड अपॉन अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर और मोर। तो उसका कितने का किसके लिए होता है? जब रिजर्वर से कमांड एरिया 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होता है, जब ये कैनाल इरिगेशन ज़रूरी होता है। सेकंड है इरिगेशन कैनाल प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमाइंस होता है, जैसे अपने एकदम से बारिश की कमी हो गई, by raising crops in its command area. They provide facilities for drinking, bathing and washing purposes। मतलब एक तरह से डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ आ सकता है। इरिगेशन कैनाल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, व जो इतने सारे वर्कर्स काम करेंगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसको मेंटेनेंस के लिए अपने इंजीनियर्स चाहिए, कैसे सप्लाई करना है, उन सब के लिए स्टाफ चाहिए, वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। और फार्मर्स के लिए भी जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। फिर है दे प्रोवाइड नेविगेशन फैसिलिटीज़। मतलब उनसे क्या होता है, कनेक्टिंग रोड्स होती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसलिए वहाँ नेविगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती है। दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग टिम्बर वेल्थ बिकॉज मेनी ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रिवर बैंक और अलॉन्ग द कैनाल बैंक। तो एक तरह से वो टिम्बर भी बढ़ाता है। जैसे अपन क्या कैनाल के साइड में उसको सीपेज रोकने के लिए अपन प्लांट करते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। दे इंक्रीज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बिकॉज वाटर सप्लाई इन फील्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेज इज चेंज्ड। दे आर हेल्पफुल फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन क्रॉप बिकॉज they carry silt particle in suspension which are good fertilizing properties। तो जैसे अपन अगर नदी से अगर पानी उठा रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे पानी फ्लो होकर आ रहा है, तो उसके अंदर मिनरल्स भी आएंगे और वो मिनरल्स अगर उसके अंदर मिलेंगे अपने फार्म के अंदर, तो वो फिर उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। और टाइप्स ऑफ कैनाल आएगा किस के बेसिस पे होता है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सप्लाई और फंड अवेलेबल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल। कैनाल आर क्लासिफाइंग डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल थ्रू विच दे आर फ्लो और ऑफ विच दे आर मेड एज फॉलोज। फर्स्ट है एलुवियल कैनाल। एलुवियल कैनाल
The canal which passes through the alluvial soil are called alluvial canal. Alluvial soils are very fertile and therefore canal irrigation along by the construction headwork at the takeoff point is generally preferable. Second है non-alluvial canal. The canal which passes through non-alluvial soil, rocky or plain, rocky plain area soil are called non-alluvial canal, as these soil are generally impervious or impermeable in nature. The canal irrigation is not preferable in such area. Second है classification based upon the nature of water supply. In the context, the canal are classified as follows. पेरिनियल कैनाल जो पूरे साल भर पानी करती है. नॉन पेरिनियल कैनाल होती है. द कैनाल इन विच वाटर इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून आर कॉल्ड नॉन पेरिनियल कैनाल. थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फंड्स अवेलेबल. फर्स्ट है प्रोटेक्टिव कैनाल. द कैनाल which are constructed in the interest of the public and which without any income are called protective canal. The lining of canal is also a protective work as it helps in minimizing the chance of waterlogging. The lining of canal is a sort of relief work because its development starts in the period of famine, thereby giving employment to the farmers. प्रोडक्टिव कैनाल होती है जिसमें अपन केवल सरकार अपने रेवेन्यू के बारे में सोचती है, ज़्यादा उस पर खर्चा वर्चा नहीं करती है. थर्ड है कैनाल अलाइनमेंट. फर्स्ट है, इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं: कंटूर कैनाल अलाइनमेंट, वाटरशेड अलाइनमेंट और साइड स्लोप कैनाल. फर्स्ट है कंटूर अलाइनमेंट, कंटूर कैनाल अलाइनमेंट. कंटूर के जो एकदम पैरेलल जो कैनाल फ्लो होती है उसे कंटूर कैनाल कहा जाता है, जैसे अपन डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. सेकंड है, इसके डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ. इरिगेशन इज पॉसिबल ओनली इन वन साइड. सेकंड है, द कोस्ट ऑफ इरिगेशन वाटर इज मोर ड्यू टू द क्रॉस ड्रेनेज वर्क. लॉस विल बी मोर ड्यू टू मोर लेंथ ऑफ कैनाल. The area irrigated will be less. Second है watershed canal. The watershed is the highest level line in the area. The dividing line between the catchment of 2 drains is called watershed line. Therefore, between 2 major streams there is the main watershed which divides the drainage area of the 2 similar between the main stream and the tributary. And also between the 2 tributaries there are subsidiary watershed dividing the drainage between the 2 streams on either side. It is often necessary as well advantageous to align all canal of the watershed of the area to be irrigated for the canal system in the plain area. The canal aligned along the watershed is called watershed canal. इसके advantages सुनना. It can irrigate both sides of the canal. Water flows by the gravity from the canal to the point where it is used for the irrigation purpose. The cost of construction is minimum because no cross drainage work are constructed. Side slope canal. The canal which is aligned at a right angle to the contour are called side slope canal. Points to be kept mind in while aligning the canal. First है, the canal should be aligned along the watershed line so that water may flow by gravity into the field. Second है, the alignment length of the canal should be minimum as far as possible. This will avoid canal losses to some extent. Third है, the canal alignment should avoid excessive cutting or filling. This will minimize the cost of canal construction. The cross section of the canal should be economical section, that is excavated earth should be equal to the filling earth. The curves in the canal should be avoided. If cannot, then smooth curves of a large radius should be provided because in sharp curves scoring and silting will be more. The canal may require protective work such as stone pitching or outside of the canal or outside of the curve to avoid scoring of the canal bank. Parts of canal system. क्या क्या पार्ट्स होते हैं? कैनाल हेडवर्क, हेड रेगुलेटर, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड फील्ड चैनल्स.
इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, कैनाल हेडवर्क होता है जो क्या किसी रिवर या रिजर्वर से अपन एक हेडवर्क बनाते हैं जहाँ से पानी उससे अपन इनलेट करेंगे कैनाल के अंदर। तो वो पूरा हेडवर्क को अपन, वो जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे हेडवर्क कहते हैं, जो अपन का गेट एक तरह से बोल सकते हो। हेड रेगुलेटर होते हैं जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे मतलब उसको फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कि कितना पानी छोड़ना है, कितना क्या करना है, तो वो हेड रेगुलेटर होता है। मेन कैनाल होता है, मेन कैनाल अपने पानी फील्ड में सप्लाई के लिए नहीं होता, केवल डिस्ट्रीब्यूटरीज और मेजर और ब्रांच कैनाल तक पहुंचाना होता है। ब्रांच कैनाल होती है जो मेन कैनाल से निकलती है और आगे फ्लो हो जाती है, जैसे अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है मेजर और माइनर, मेजर और माइनर छोटी छोटी होती है, और फील्ड चैनल्स होती है जो अपने क्या बोलते हैं वो किसान अपने फील्ड के अंदर बनाता है। फील्ड चैनल क्या होती है कि फील्ड चैनल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, फील्ड चैनल गवर्नमेंट बना के ज़रूर देती है पर उसके पैसे किसान देता है। चैनल एंड चैनल लॉसेस। कैनाल लॉसेस दो टाइप के होते हैं, इवेपोरेशन लॉस और सीपेज लॉस। फर्स्ट है इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस का मतलब तुम लोग समझ ही गए होगे, जो पानी उड़ के जो लॉस हो रहा है उसे इवेपोरेशन लॉस कहोगे। और इसको एक्सप्रेस करते हैं क्यू में क्यूबिक मीटर सेकेंड मिलियन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस वाटर। फिर होता है सीपेज लॉस। सीपेज लॉस होता है जो अपने पानी नीचे से, मतलब अगर कैनाल की लाइनिंग ठीक नहीं है और वहाँ से नीचे से कैनाल के बेस से या साइड से पानी फ्लो के वहाँ पर वाटर लॉक्ड बना रहा है, तो उससे वो सीपेज लॉस हो जाएगा वहाँ का। ये होता है इसके अंदर सीपेज लॉस। टाइप्स ऑफ सीपेज लॉस दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और परकोलेशन। एब्जॉर्प्शन सुनना, द लॉसेज ऑफ वाटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय द कैनाल सेक्शन सॉइल इज नोन एज सीपेज एब्जॉर्प्शन लॉस। These losses are more if the water table is very deep. The soil layer in contact with the canal will be fully saturated. The degree of saturation decreases as the soil depth decreases. Percolation होता है the seepage loss due to percolation of water into the ground are known as percolation loss. The loss of water due to percolation depend upon the type of soil and subsoil condition through which the canal runs. Water lost due to percolation joins the underground water reservoir and soil mass becomes fully saturated. ये होते हैं सीपेज लॉसेस। डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन कैनाल। डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन कैनाल है, फर्स्ट है डिज़ाइन ऑफ नॉन एलुवियल कैनाल। इसके अंदर तीन टाइप के होते हैं, नॉन एलुवियल कैनाल और रिजिड बाउंड्री कैनाल। तीन टाइप के डिज़ाइन है। फर्स्ट है डिज़ाइन ऑफ नॉन एलुवियल कैनाल। नॉन एलुवियल कैनाल आर कंसिडरेबली स्टेबल इफ देर इज़ नो सिल्ट प्रॉब्लम इन सच कैनाल। दीज कैनाल आर यूजुअली डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी विच द कैनाल बाउंड्री सरफेस रेजिस्ट द स्कोरिंग। इसके अंदर ये कौन सा मटेरियल है और उनकी कौन सी परमिसिबल वेलोसिटी अलाउड है, ये सारी इसके अंदर दिया हुआ है। ये चेजीज और मैनिंग्स इक्वेशन पे होता है। फिर है इसके डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ एलुवियल कैनाल। ये आपके कोर्स में तो नहीं है पर एक बार ऊपर से आप पढ़ सकते हैं, कोर्स में केवल कैनेडी और लेसिस ही है। तो फर्स्ट पढ़िए, डिटरमाइन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है Q इजिकल्स टू AV। तो इससे अपन एरिया निकाल सकते हैं A इजिकल्स टू QV, क्योंकि Q और V दिया हुआ होगा, डिस्चार्ज और वेलोसिटी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। सेकंड निकालना है अपन को, डिटरमाइन द हाइड्रोलिक रेडियस फ्रॉम द मैनिंग्स फार्मूला। किससे निकालना है? मैनिंग्स फार्मूले से। मैनिंग फार्मूले से आराम से निकाल सकते हो आप। थर्ड है डिटरमाइन द वेटेड पैरामीटर फॉर द रिलेशन P इजिकल्स टू AR। फोर्थ निकालना है, डिटरमाइन द डेप्थ D एंड विड्थ B। फिर मैनिंग्स फार्मूले से निकालना है, डिटरमाइन द वेटेड पैरामीटर फ्रॉम द रिलेशन P इजिकल्स टू A अपॉन R। फिर अपन को इसका निकालना है, डिटरमाइन द डेप्थ D एंड विड्थ B फ्रॉम द वैल्यू ऑफ A एंड B ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन A बाय सॉल्विंग द इक्वेशन गिवन बिलो। एरिया का फॉर्मूला होता है B प्लस RD इंटू D
और पेरीमीटर का होता है P+2√1+r² इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम से नीचे से निकला है, जैसे अपन ने इसके अंदर नीचे डायग्राम दिया है मैंने, तो अपन को इससे निकालना है। अगर चेजिस होता है तो केवल अपन को हाइड्रोलिक रेडियस अलग चेजिस से निकालनी है, बाकी सेम स्टेप्स हैं, ठीक है ना। सेकंड है डिज़ाइन ऑफ लाइंड कैनाल। लाइंड कैनाल के अंदर ट्रायंगुलर सेक्शन होता है और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है, जिसके मैंने फार्मूलेज लिख दिए ए और पी के। इसके डिज़ाइन स्टेप्स एज इट इज़ सेम रहेंगे, जैसे डिज़ाइन ऑफ लाइंड कैनाल के थे, जैसे पिछले ये देखो डिज़ाइन ऑफ नॉन एलुवियल कैनाल के जैसे थे, एज इट इज़ सेम रहेंगे डिज़ाइन ऑफ लाइंड कैनाल के भी स्टेप्स। पर एंड में जाके जो फार्मूला, अगर अपन ने सेक्शन कोई भी माना है, ट्रेपेजॉइडल माना है, ट्रायंगुलर माना है, क्वेश्चन में बोला है ट्रेपेजॉइडल का, तो वो एज इट इज़ अपन को लिखना है। और फार्मूले जो मैंने ये लिखे हैं ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल के ऊपर डायग्राम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने ऊपर फार्मूलेज लिखे ए पी के, बस वो चेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज़ सेम रहेगा। फिर आती है डिज़ाइन ऑफ एलुवियल कैनाल। एलुवियल कैनाल जहाँ पर एलुवियल सॉइल के थ्रू, एलुवियल सॉइल में जो एलुवियल सॉइल की तरफ जो कैनाल चलती है उसे अपन एलुवियल कैनाल कहेंगे। एलुवियल कैनाल दो टाइप की थी, एक कैनेडी सिल्ट थ्योरी और दूसरी है लेसिस सिल्ट थ्योरी। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कैनेडी सिल्ट थ्योरी। R.G. Kennedy was an executive engineer in the irrigation department of Punjab. He carried out prior research work for the design of stable canal in Punjab. इसने कहाँ पर किया? पंजाब के अंदर किया था। He studied the alluvial canal of the upper Bari Doab canal system now in Pakistan. किसके कहाँ पर है? अब ये पाकिस्तान के अंदर है। On this system, Kennedy selected a number of reaches which has not required any silt clearance for the previous 30 years. So, he considered the canal in those reaches as stable. Kennedy gave his theory in 1895 based on investigation is carried out on those reaches of the canal. इसके अंदर एडीज़ क्या है? नीचे की तरफ ही जनरेट होती है, साइड से जनरेट नहीं होती है। एडीज़ क्या होती है? नीचे की तरफ से एकदम से फ्लो वापस जनरेट होता है। अगर कैनाल फ्लो हो रहा है तो किसी से टकरा के वापस ऊपर की तरफ जो फ्लो वापस आएगा उसे एडीज़ कहेंगे अपन। कैनेडी came to conclusion that the sediment is in a flowing canal is kept in a suspension by the vertical component of eddies generated on the account of the friction of the flowing water against the canal surface. These eddies can be observed over the full width of the canal. According to Kennedy, the eddies generated at the bed have a vertical component and are responsible for silt supporting power. Eddies which starts at the sides over neglected by Kennedy because such eddies, according to him, are horizontal for the greater part and therefore have very little silt supporting power. Kennedy introduced the term critical velocity V0 for the velocity which keeps the canal free from scoring or silting. He measured the critical velocity V0 and the depth D of the selected canal and plotted this data, gave his well-known equation. V0 is equals to 0.55 D 0.64, where V0 is equals to critical velocity, D is equals to depth of flow. Kennedy later reorganized the grade of the silt, played an important part in the silt carrying capacity of the canal, and introduced another factor called the critical velocity ratio. The equation was thus modified as V is equals to 0.55 md md की पावर 0.64, where m is equals to critical velocity ratio is equals to V by V0. V is equals to the critical velocity in the canal of any other silt grade. V0 is equals to critical velocity in the canal of the same silt grade. The three basic equations for the design of alluvial canal are as equation. First है continuity equation Q is equals to AV. Second है flow equation such as Cutter equation यूज होती है इसके अंदर.
थर्ड होती है कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन, जो है v इज इक्वल्स टू 0.55 md की पावर 0.64। बाद में जो n है बकलेस वैल्यू, उसका ये सारे दे दिए हैं मैंने वैल्यूज़ इसकी, बाकी वो जो दिए हुए हैं वो क्वेश्चन के अंदर अधिकतर आती ही है n की वैल्यू। फिर इसके डिज़ाइन स्टेप्स है। सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या क्या गिवन होगा, q m n और s दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले अपन को d की वैल्यू एज्यूम करनी है अराउंड 1.75 मीटर के करीब। फिर सेकंड करना है, अगर अपन एज्यूम करते हैं तो एंड एज्यूम करना है पहले d की वैल्यू। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट द वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0.55 m d की पावर 0.64। स्टेप 3 है डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया a इज इक्वल्स टू क्यू वी। थर्ड है एज्यूम अ साइड स्लोप ऑफ 0.5:1 एंड डिटरमाइन द विड्थ b फ्रॉम द रिलेशन। ये दो रिलेशन है, इससे अपन को विड्थ b निकालनी है, तो d एज्यूम कर लिया, b निकालना है अपन को। तो फिफ्थ स्टेप है इसके अंदर डिटरमाइन द वेटेड पैरामीटर p फ्रॉम द रिलेशन p इज इक्वल्स टू b प्लस d√5। स्टेप 6 है कैलकुलेट हाइड्रोलिक रेडियस a/p से ही निकालना है। और स्टेप 7 है कटर इक्वेशन, जो अपन को इससे वेरीफाई करना है कि v की वैल्यू जो अपन ने पहले निकाली थी, जो उससे वेलोसिटी मतलब इसके कैनेडी से और कटर इससे वेरीफाई कर रहा है, तो ये चीज़ पता चलती है कि अपन के सही कौन सा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो भी अपन को सेम लेके आनी है। अगर वो नहीं आ रही है तो एंड में जाके पूरा इक्वेशन सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देना कि जो वैल्यू v की आई वो एज इट इज़ लिख दोगे तो भी वेरीफाई हो जाएगा। If the value of v are found in step 7 is nearly the same as the found in step 2, the assumed depth is correct. If not, the procedure is repeated after the assumed another value of d till the two values of velocity are approximately equal. If the value of v obtained in step 2 is less than in step 7, or greater value of d is assumed till the two values of the velocity is approximately equal. फिर इसके अंदर क्या आता है, जब b/d रेशियो गिवन होता है, b/d रेशियो गिवन होगा तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, कैलकुलेट द एरिया इन द टर्म्स ऑफ d। पहले d के टर्म्स में निकाल लिया, फिर वेयर ये वाला हो गया, वेयर x इज इक्वल्स टू b/d अपन ने ये माना। फिर स्टेप सेकंड है राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालनी है अपन, q इज इक्वल्स टू av, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम द अबव स्टेप। द फोर्थ है डिटरमाइन द बैंडविड्थ b इज इक्वल्स टू xd। फिर है कंप्यूट r निकालना है। फिर वो सारे वैल्यूज जो सारे प्रोसेस वो जो उसके अंदर पहले सेम थे। फिर इसके अंदर वेलोसिटी अब निकालनी है, क्योंकि अपने पास d और b थे नहीं, तो वेलोसिटी निकालने के बाद इन दोनों को फिर वापस कंपेयर करना है, सेम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। फिर इसके ड्रॉबैक्स बताता हूँ मैं आपको। कैनेडी, इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है कैनेडी डिड नॉट गिव एनी इक्वेशन फॉर द बेड स्लोप एज और द b/d रेशियो विदाउट विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द यूनिक डिज़ाइन। ये एजम्पशन पे है, इसलिए ये वाली चीज़ का कि ये सही नहीं है। कैनेडी डिड नॉट गिव एनी फ्लो इक्वेशन ऑफ इट्स ओन, इट डिपेंड्स ऑन द कटर इक्वेशन। इसने खुद ने कुछ नहीं दिया, इसे कटर इक्वेशन पे डिपेंडेंट था। थर्ड है ही डिड नॉट कंसिडर द सिल्ट चेंज कंसंट्रेशन एंड सिल्ट ग्रेड, द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ऑफ द सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन वाज कंसिडर्ड इन ओनली वन फैक्टर m called the critical velocity ratio CVR. Fourth है the value of critical velocity m cannot be determined by the rational method, it has to be fixed attributary. Fourth है the value of critical velocity m cannot be determined by any rational method, it has to be fixed arbitrarily depending on the silt size. Fifth है the theory can be used to design an average stable canal. The theory is not universally applicable. Various investigation developed regional formula to suit the requirement of different canal system. However, the most investigation retained the general form of equation. The design of the canal by the Kennedy theory required tedious trial and error process. अब है लेसीज रिज्म थ्योरी। In 1939, Gerard Lacy, an engineer in the irrigation department UP, gave
a theory based on the concept of the Rijm condition of the canal. He states that the silt carried by the following water is kept in suspension by the vertical component of the eddies. The eddies are generally at all the points of the wetted parameter, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ पानी उसके कांटेक्ट में है कैनाल के वहाँ से एडीज जनरेट होंगी. Are generated at all the point of the wetted parameter of the canal section. He assumed the hydraulic mean radius R as the variable factor recognized. Silt factor denoted F. He found the formula for the velocity as V is equals to under root 2 by 5 FR, where V is equals to mean velocity, F is equals to silt factor, R is equals to hydraulic mean radius. The Rijm condition is satisfied if the canal flow uniformly in the unlimited incoherent alluvial of the same characters which is transported by the canal. The silt, second है the silt grade and the silt changes remain constant. Third है the discharge remain constant. फिर Leslie made of following arguments. The canal in which all the variables are equal free vary have a tendency to assume a semi-elliptical section. The coarser is the soil, the flatter in the semi-ellipse, that is greater if the width of the water surface, the finer the silt, the more nearer the section to the semicircular as shown in figure. The second point which Leslie argued was that the silt transporting eddies are generated from the bottom as well as from the side of the canal. Kennedy has neglected the eddies that are generated from the sides, but Leslie did not. The third point which Leslie argued that the grain size of the material forming the canal is an important factor and should be given much more attention than what was given to it by the Kennedy. Kennedy gave a different critical velocity ratio for the different type of soil. Therefore, Leslie introduced a term called silt factor F. Therefore, Leslie introduced a term in the equation for the design of canal, connected it to the average particle size. Fourth, he gave a general Rijm flow equation, that is V is equals to 10.8 R की पावर 2/3 S की पावर 1/3. और लेसीज बेसिक रिज्म इक्वेशन, इसने क्या किया रिज्म फर्स्ट है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो V इज इक्वल्स टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6. F होता है सिल्ट फैक्टर, Q होता है डिस्चार्ज. फिर सेकेंड है सिल्ट फैक्टर F इज इक्वल्स टू 1.76 रूट MR. MR होता है द एवरेज पार्टिकल साइज और एवरेज पार्टिकल साइज डायमीटर के अंदर जो उसके अंदर सिल्ट पार्टिकल मूव करते हैं उसके पार्टिकल साइज का एवरेज. थर्ड है रिलेशन बिटवीन द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द मीन वेलोसिटी. AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.4 V की पावर 5. फोर्थ है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू V स्क्वायर अपॉन F. लेसिस रिज्म स्कोर डेप्थ होगी R इज इक्वल्स टू 0.47 इंटू Q/F की होल पावर 1/3 और R इज इक्वल्स टू 1/35 इसका होगा इंटू Q स्क्वायर अपॉन F की होल की पावर 1/3. Q है डिस्चार्ज पर यूनिट वेट, स्मॉल q इज इक्वल्स टू. सिक्स्थ है एरिया ऑफ चैनल सेक्शन A इज इक्वल्स टू Q/V. वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल्स टू 4.75 रूट Q. इसके अंदर S का फार्मूला होगा, S होता है बेड स्लोप का फार्मूला होगा F की पावर 5/3 टोटल डिवाइडेड बाय 3340 इंटू Q की पावर 1/6. और दूसरा है S इज इक्वल्स टू F की पावर 3/2 अपॉन 54980 इंटू R की पावर 1/3. फिर है रिज्म फ्लो इक्वेशन फॉर एक्चुअल वेलोसिटी. V इज इक्वल्स टू 10.8 R की पावर 2/3 S की पावर 1/2. Q इज इक्वल्स टू F की पावर 5/3 अपॉन 3340 इंटू S.
फिर है इसके डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ लेसिस इक्वेशन। सबसे पहले अगर अपने पास सिल्ट फैक्टर एफ नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालने का फार्मूला है 1 पॉइंट सिल्ट फैक्टर नहीं गिवन होगा तो अपने पास पार्टिकल साइज गिवन होगा, तो उसका फिर सिल्ट फैक्टर निकालने का फार्मूला है 1.76 रूट एम आर। फिर सेकेंड स्टेप है वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी का फार्मूला है q इंटू एफ स्क्वायर अपॉन 140 इंटू 1 उसके होल पावर 1/6। स्टेप सेकेंड है कैलकुलेट द एरिया ऑफ फ्लो। किससे निकालोगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन से। थर्ड है स्टेप मतलब वेटेड पैरामीटर निकालना। वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला था 4.75 इंटू रूट क्यू डिस्चार्ज होता है। फिर अपन को निकालना है वेटेड मतलब एरिया और पैरामीटर निकालना है। एरिया और पैरामीटर निकाले अपन को बी और डी निकालना है, जो बी और डी की इक्वेशन नीचे गिवन है। फिर निकालना डिटरमाइन द बेड स्लोप। बेड स्लोप का फॉर्मूला है = f की पावर 5/3 अपॉन 3340 इंटू क्यू की पावर 1/6। फिर इसका चेक होता है एक आर का फार्मूला A और P की फार्मूले वो पीछे लिखे हुए हैं, और आर फिर एक इससे निकालना पड़ता है जो इसने लेसिस ने दिया था 5/2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ। उससे निकालोगे, दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आनी चाहिए। सेम नहीं आनी है तो भी सेम अपन को लेके आनी है। कंपैरिजन बिटवीन लेसिस एंड कैनेडी। सबसे पहले इन्होंने कंपैरिजन इस पे दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ट्रांसपोर्टेशन, कैसे सेल ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा है रिज्म कंडीशन पे। तीसरा है ग्रेन साइज पे। फोर्थ है एक्चुअल जनरेटेड वेलोसिटी। फिफ्थ है बेड स्लोप एंड डेप्थ रेशियो। सिक्स्थ है कैनेडी डिड नॉट गिव अ फिक्स रिज्म slope of his canal, although diagrams indicate the steeper slopes are required for the smaller channel and flatter slope are required for the bigger channel। और उसने अलग से एक फार्मूला जनरेट किया था बेड स्लोप का लेसिस ने। फिर ड्रॉबैक ऑफ लेसिस है द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ड्रॉबैक है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू रिज्म इज थियोरेटिकली एंड कैन नॉट बी अचीव प्रैक्टिकली। Second है the various equation are derived by considering the silt factor which is not at all constant। Third है the concentration of silt is not taken into account। Fourth है the silt grade and silt charge are not clearly defined। Fifth है the equation are empirical and based on the available data from a particular type of canal, so it may not be true for different type of canal। Sixth the characteristic of rhythm of channel may not be same for all the cases। फिर अपन को पढ़ना है क्रॉस सेक्शंस ऑफ कैनाल। क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल्स ये वाला जो इसके अंदर बताया गया है कि सारे क्या क्या रहता है। द कैनाल कैन हैव वन क्रॉस सेक्शन एज shown in figure। proposed bed level canal, full supply level of the canal, natural surface canal। first है the canal cross section RS for all। first लिखना है A है canal in cutting, कैसे कटिंग में बनती है। canal in filling, कैनाल पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग, कहीं पर कटिंग भी होगी कहीं पर फिलिंग भी होगी। फिर लिखना है पार्ट्स ऑफ कैनाल सेक्शन। साइड स्लोप क्या होता है? साइड स्लोप होता है जो अपन क्या बोलते हैं जो कैनाल का जो एकदम साइड होता है और जो स्लोप दिया जाता है कि कितना स्लोप देना चाहिए कि वेलोसिटी कितनी रहे, तो वो साइड स्लोप हो जाएगा। सेकंड है बर्म होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल बिटवीन द टॉप पेज ऑफ द कटिंग एंड टो ऑफ द बैंक इज कॉल्ड बर्म। फिर इसके फंक्शंस पढ़ लेना बर्म की। फिर है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड होता है कि अगर पानी जितना फ्लो हो रहा है और कैनाल की जो टॉप हाइट है उसके बीच का जो गैप को छोड़ा जाता है उसे फ्री बोर्ड छोड़ा जाता है। वो हमेशा फ्री ही रहेगा, वहाँ पर कभी भी पानी फ्लो नहीं होगा। अगर वहाँ भी पानी फ्लो होता है तो वो कैनाल के टॉप्स को डैमेज कर सकता है। फिर बैंक है। बैंक आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैनाल टू रिटेन वाटर इन द कैनाल। द width of the bank at the top should be such that the seepage line does not go outside the bank, मतलब सीपेज लाइन उसके आउटसाइड नहीं जानी चाहिए। फिर होता है डोवल। द रेस्ड पोर्शन ऑफ ओवर द बैंक इज कॉल्ड डोवल। डोवल इसलिए बनाया जाता है कि पानी बाहर ना जाए किसी भी कंडीशन से।
सर्विस रोड होती है, सर्विस रोड इंस्पेक्शन रोड बोल सकते हो, जहाँ पर अपन साइड में चल रहे हैं तो इंस्पेक्शन के लिए होती है। फिर है सिल्ट कंट्रोल इन द कैनाल, सिल्ट एंड स्कोरिंग, सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। सिल्टिंग मतलब होता है वहाँ पर नीचे मिट्टी इकट्ठी होने लग जाती है, जिससे डेप्थ छोटी हो जाएगी और पानी का फ्लो कम हो जाएगा। स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग मतलब अगर पानी फ्लो हो रहा है और कर्व पे मुड़ रहा है तो उसको साथ में जो कैनाल के साइड्स है उसको बहा के लेके चला जाएगा। सिल्ट कंट्रोल एंड इट्स रेमेडीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ सिल्ट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, डेप्थ ऑफ फ्लो होती है, मतलब इफेक्ट होती है, साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल इफेक्ट होती है, स्लोप ऑफ द सरफेस इफेक्ट होती है, नेचर ऑफ द सोइल इफेक्ट होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड इट्स ड्यूरेशन। फिर है कॉजेज ऑफ सिल्टिंग, कॉजेज ऑफ सिल्टिंग का ये वाला है, नॉन रिज्म सेक्शन, डिफेक्टिव इरिगेशन आउटलेट, फ्लक्चुएशन इन द कैनाल सिस्टम, फॉल्टी डिज़ाइन इन द हेड रेगुलेटर एंड इनएडिक्वेट बेड स्लोप। मेथड ऑफ कंट्रोलिंग सिल्ट, एक होता है सिल्ट एक्सक्लूडर बनाते हैं अपन, या सिल्ट को कैसे बाहर निकालना है। दूसरा है हेड रेगुलेटर के वहाँ पर अपन निकाल सकते हैं। तीसरा है पॉन्ड सिस्टम, पॉन्डिंग कर देते हैं जहाँ पर अपन पानी पॉन्ड मतलब एक खड्डा हो जाएगा तो वहाँ पर सिल्ट तो इकट्ठी हो जाएगी और पानी ऊपर से फ्लो हो जाएगा तो उसको डैमेज नहीं करेगा। फिर है मेथड विच रिमूव्स द सिल्ट एंटर्ड इनटू द कैनाल, इसके होते हैं सिल्ट एस्केप, सिल्ट इजेक्टर, गिब्स गायोन वॉल, किंग्स वे, ड्रायन मेथड एंड सिल्ट टेप्स। सिल्ट एस्केप्स होते हैं कैनाल के एक साइड में बनाए जाते हैं सिल्ट एस्केप, वहाँ से सिल्ट को केवल पास करवा दिया जाता है। सेकंड है सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट को इजेक्ट कैसे करना है अपन को। थर्ड है गिब्स गायोन वॉल, एक गिब्स गायोन वॉल बनाते हैं जिसको फ्लो मतलब क्या वहाँ पर उसको मिट्टी को रोक दिया जाता है, फिर आगे पानी सप्लाई कर दिया जाता है। किंग्स वेन होता है कि एक तरह से उसको बैरियर्स बना दिए जाते हैं और पानी वो केवल सिल्ट को इकट्ठा करने का काम करेगा और वहाँ से सिल्ट रिमूव कर दी जाती है। और ड्रेंजिंग मेथड, तो ड्रेंजिंग मीन्स एक्सकेवेटिंग अंडर वाटर, dryers are used for excavating the silt. It is costly method and generally not recommended. ये पूरा कैनाल इरिगेशन ख़त्म हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक दैट वन।